इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर फिर से वही है कि आप इस सॉलिड एंगल को देखने की कोशिश ना करिए। ऐसा नहीं कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या आपके व्यू पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये दिखेगा ही नहीं। इट इज़ अ मैथमेटिकल रेशियो। आपका जो बैंक बैलेंस है वो एक नंबर होता है, वैसे ही यहाँ पर ये एक रेशियो है, वो ऐसे नहीं दिखाया जा सकता। अब इसको समझिए जरा। गॉस ने बहुत ही केयरफुली ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि एक एक शब्द उसका इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें कि क्या गॉस ने कहा। उन्होंने कहा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत ध्यान से देखिए, द स्टेटमेंट फॉर गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस। कंडीशंस देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge, 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by it। ये पूरा स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का, enclosed by it। This is what we call statement for Gauss theorem. This is statement for Gauss theorem in electrostat। Gauss theorem के statement का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसको भी देखने की कोशिश करिए। गॉस क्या कहते हैं? गॉस ये कहते हैं कि E डॉट डी एस, बहुत ध्यान से देखिए, वो ये कहते हैं E डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में ही पूरा जो ये स्टेटमेंट है वो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक बात समझिए, हम लोग इस चीज को, ये है सरफेस, ये क्या है? सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया था कहीं पर डी एस है, कहीं पर डी ए भी हो सकता है, तो डी एस वेक्टर है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ क्लोज सरफेस। इसका नाम, एक ये भी इसका नाम है सरफेस इंटीग्रल। इसका, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस का मतलब क्या, कि अगर हम इसको सिंपल शब्दों में कहें तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना। इसका मतलब एक सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस लिंक्ड हैं उनका सम निकालना, यही इंटीग्रेशन का एकमात्र तरीका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्टेटमेंट में, जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसमें वो कहीं ये नहीं कह रहे कि सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए, वो केवल ये कंडीशन रख रहे हैं कि सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसी बेसिस पर हम लोग एक क्लोज सरफेस बनाते हैं। कोई भी आर्बिट्ररी शेप का हम लोग एक क्लोज सरफेस बना लेंगे, उसके अंदर कहीं पर भी हम लोग एक चार्ज ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही ये चार्ज हम लोग लेंगे तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या कंडीशन थी? ये कंडीशन थी कि सरफेस इंटीग्रल, या इसको ऐसे कह लें कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल प्रूफ इसका देख रहे हैं कि कैसे किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी स्टार्ट होती है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई एंड डी एस। दिस इज द थिंग। अब हम इसको जब ओपन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, कि हम लोगों ने यहां पर एक एरिया वेक्टर लिया। बहुत ध्यान से देखिए, ये एक एरिया वेक्टर है। इस एरिया वेक्टर को हम लोग कहते हैं इनफाइनेटिजिमली स्मॉल। इसका मतलब कि ये बहुत छोटा एरिया वेक्टर है और इसका डायरेक्शन कहाँ है, ये इसका एरिया वेक्टर है।
इसी तरीके से यहां पर एट द टॉप अगर हम एक इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एरिया वेक्टर ले लेंगे तो उसका वेक्टर यहां पर आ जाएगा, दिस इज ds वेक्टर। इसी तरीके से यहां पर अगर हम लोग एक एरिया वेक्टर दिखाना चाहते हैं तो वो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एरिया वेक्टर जो है ds या da, मैं बार बार कह रहा हूं कंफ्यूज मत करिएगा, किसी किसी बुक में da दिया होता है या कहीं किसी रेफरेंस में। मैंने आपको बताया s स्टैंड फॉर सरफेस, a स्टैंड फॉर एरिया, तो हम लोग s और a दोनों ही ले लेते हैं स्मॉल एरिया वेक्टर दिखाने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर भी एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं, इससे थीटा दिखाने में आसानी रहेगी कि थीटा क्या चीज है। अभी हम लोगों ने ये चार छोटे एरिया एलिमेंट हम लोगों ने लिए और इनका हम लोगों ने एरिया वेक्टर दिखाया। इसमें कहीं पर भी हमने थीटा की बात नहीं की। थीटा का मतलब कि ई और ds के बीच का एरिया। फिर अगर हम लोगों ने यहाँ पर अंदर एक पॉइंट चार्ज माना है q, तो इससे डिस्टेंस लिया जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए कैसे हम लोग इससे यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे। इस चार्ज से इस पॉइंट का ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आ गया, ये देखिए ये हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, और यहीं पर आ गया ई वेक्टर। अभी हम लोग यहाँ पर ई वेक्टर बना देंगे, ये आ गया थीटा। इसी तरीके से अगर हम लोग इस एरिया, ये वाला जो हमारा एरिया वेक्टर है, इसके लिए अगर हम लोग ये दिखाना चाहें कि ये कहाँ पर आर वेक्टर आएगा या इस पॉइंट चार्ज से क्या डिस्टेंस है, ये ई का डायरेक्शन आ गया। बहुत ध्यान से देखिए, ये ई का डायरेक्शन है, ये ds का डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है। ठीक बात है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि अलग अलग पॉइंट पर जो हम लोगों ने यहाँ पर एरिया वेक्टर लिए हैं, इसमें आर वेक्टर भी अलग अलग होगा, ई वेक्टर भी अलग अलग होगा, ये वाला जो वेक्टर है ई वेक्टर भी अलग अलग होगा, और इवेंचुअली थीटा भी अलग अलग होगा। इसका मतलब कि किसी दूसरे एरिया एलिमेंट के लिए जो ये वाला एरिया एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पर लिया था, इसमें जब हम आर दिखाने की कोशिश करते हैं या ई दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे आता है, ये आएगा ऐसे, और यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, नेवर माइंड, ये एरिया वेक्टर, ये एंगल थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पर आर वेक्टर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर आर वेक्टर ऐसे आएगा, ये आर वेक्टर है, और यहाँ पर एक थीटा एक्यूट एंगल आ गया। इनका ये कहना है कि इसको जब अपन ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, E1 डॉट ds1, अगर ये E1 है, ये S1 है, ये E2 है, ये S2 है, ये E3 है, ये S3 है, ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 3 है। सब कुछ वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने। तो जब हम इसको इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे तो ये ऐसा आ जाता है, E2 डॉट ds2 प्लस E3 डॉट ds3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ओपन करने से क्या होगा, इनका ये कहना है कि इसको ओपन करने का मतलब ये है कि किसी एक ds के लिए, कोई एक ds, यहाँ पर हम लोगों ने कोई एक एरिया वेक्टर लिया और इस एरिया वेक्टर के लिए हम लोग इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने का मतलब कि किसी एक पॉइंट पर जो हमारा ये ई डॉट ds था, ये जो ई डॉट ds था, इसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन करने का मतलब कि ये आ गया ई ds और कॉस थीटा, तीनों ही चीज़ें इंटीग्रेशन साइन के अंदर रहेंगी क्योंकि तीनों ही चीज़ें वेरिएबल हैं। ये मैंने इस डायग्राम से आपको दिखाया। क्यों, हम लोग एक रेगुलर शेप भी ले सकते थे, हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस भी ले सकते थे, लेकिन गॉस थ्योरम के जनरल स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं मेंशन किया है उन्होंने कि ये केवल स्फेरिकल सरफेस के लिए ट्रू है। इसलिए हम लोगों ने एक आर्बिटरी सरफेस लिया और उस आर्बिटरी सरफेस में मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि जो अलग अलग पॉइंट्स पर हम लोग ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, इन स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के लिए क्या होने वाला है। यहाँ पर ये वाला जो छोटा एरिया एलिमेंट है, ये वाला जो छोटा एरिया एलिमेंट है, या ये वाला जो छोटा एरिया एलिमेंट है, इन सारे एरिया एलिमेंट्स के लिए थीटा अलग होने वाला है। जिस पॉइंट पर हम लोगों ने एरिया एलिमेंट एज्यूम किया है वहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी अलग होने वाली है। फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इस छोटे से एरिया से कितनी फील्ड लाइंस इसको कट कर रही हैं, यही निकालना हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस छोटे से एरिया से कितनी, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उस छोटे से एरिया पर फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करके। तो आपने देखा तीनों चीजें इंटीग्रेशन साइन के
अंदर रहेंगी क्या? तीन वेरिएबल है, ई फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर स्मॉल एरिया ds इज एज्यूम एंड देन द थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर एट दैट पॉइंट। तो जब अपन इसको ओपन करेंगे, इसको अगर हम आगे चलेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा ई की वैल्यू हम लोग रख देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q/r², कोई एक पॉइंट r अगर हम लोगों ने ले लिया, और ये आ गया अंदर हमारा ds cos थीटा। बहुत ही ध्यान से देखिए, इसका अगला स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके ही हम लोग चल रहे हैं। हम लोग वो चीज़ें इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लेते हैं जो चीज़ें इन सारे एरिया एलिमेंट्स के लिए सेम है। क्या चीज़ें सेम हैं? देखिए, Q सारे एरिया एलिमेंट्स के लिए सेम है, 4πε0 जो है वो कांस्टेंट है, वो सबके लिए सेम है। तो इंटीग्रेशन साइन के अंदर क्या रह गया? इंटीग्रेशन साइन के अंदर रह गया ds cos थीटा अपॉन r²। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा अपॉन r²। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे, तब हमको किसी ने ये बात बताई कि ये जो इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा अपॉन r² है, इसकी वैल्यू 4π होती है। तो ये कहाँ से आ गया भाई 4π? तब हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम 2 मिनट के लिए इसकी वैल्यू 4π मान लें तो हमारी थ्योरम जरूर प्रूव हो जाती है और ये Q/ε0 राइट हैंड साइड आ जाता है। पर ये 4π एक मिस्ट्री बन गया। तो हम लोग पहले 4π को भी 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि 4π क्या है। आप कहेंगे तो इसी बोर्ड पर हम लोग देख लेते हैं कि 4π क्या है। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर रख देंगे, 4π समझ लेते हैं पहले क्या है। ठीक है, दो चीज़ें हैं देखिए, एक आपने पढ़ा एंगल और एक पढ़ा सॉलिड एंगल। जो जिस चीज़ का कॉमन नाम एंगल है, जिसको हम लोग 2D प्लेन पर डिफाइन करते हैं, उसको लीनियर एंगल भी कहते हैं। इस एंगल की जनरल डेफिनेशन क्या है? इस एंगल की जनरल डेफिनेशन है आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब थीटा इज x अपॉन आर। बहुत ध्यान से देखिए, ये इस एंगल की जनरल डेफिनेशन है। इसका मतलब कि कोई एक आर्क है, कोई उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस है, और इस x और इस r का जो रेशियो है, इस x और r का जो रेशियो है, इसको हम लोग थीटा कह रहे हैं। ब्यूटीफुल बात है ये एंगल की बेसिक डेफिनेशन है। और इसीलिए एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, इसीलिए कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि एंगल एक रेशियो है। और जो कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्क बनाई, ये जो एरो बनाया, ये एक्चुअली एंगल नहीं है, ये आर्क है। यहाँ पर जो हम आर्क बनाते हैं वो भी एक आर्क है। और इस आर्क को ड्रॉ करने का मतलब ये है, अगर आप 3 अलग अलग स्टूडेंट से कहें और कि 2 लाइंस के बीच का एंगल दिखाएं, तो हो सकता है तीनों अलग अलग दिखाएं, उसमें कोई एक यूनिक आंसर नहीं है उसका। तो यूनिक आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी आर्क हम बनाते हैं, अगर ये आर्क x1 है, ये आर्क x2 है, ये आर्क x3 है, तो इन सारी आर्क्स का कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस भी O पॉइंट के लिए चेंज हो रहा है, लेकिन वो आर्क और कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस का रेशियो कांस्टेंट है, जिसको हम लोग एंगल कहते हैं। बहुत ही सुंदर बात। अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने ये कहा कि अगर कहीं पर हम लोग स्मॉल एंगल डिफाइन कर रहे हैं तो वो dx अपॉन r हो जाता है। स्मॉल एंगल का मतलब क्या है कि ये आर्क हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है, इसको हम लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो ये वाला एंगल d थीटा हो जाता है। ऐसा मैथ्स का अप्रोच है। फिर वो ये कहते हैं कि अगर हम d थीटा को इंटीग्रेट करें, बहुत ध्यान से देखिए, d थीटा को इंटीग्रेट करें का मतलब क्या, कि हम ऐसे बहुत सारे छोटे dx ले लें, एक ये dx, एक ये dx, एक ये dx, तो ये सारे एंगल d थीटा 1, d थीटा 2, d थीटा 3 और ये थीटा 4, और इस तरीके से जब ये आर्क पूरी क्लोज्ड हो जाएगी, ध्यान से देखिए, तो जब इन्होंने कहा कि किसी प्लेन पर, क्योंकि ये मैंने बताया 2D में है, किसी प्लेन पर किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम एक क्लोज्ड पेरीमीटर ले लें, अगर हम एक क्लोज लूप ले लें, तो इसका मतलब है कि ये पूरा एंगल हम निकालना चाहते हैं। तो जब हम ये पूरा एंगल निकालेंगे तो ये हमेशा 2π आएगा।
इसका मतलब जो स्टेटमेंट यहां पर बनता है 2D में, वो स्टेटमेंट क्या बनता है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज लूप, लूप 2D है। देखिए लूप कैसा भी हो, लूप सर्कुलर हो सकता है, लूप आर्बिट्ररी हो सकता है, लूप ट्रायंगुलर हो सकता है, लूप स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर एक प्लेन है। प्लेन का मतलब एक प्लेन पर 2D स्ट्रक्चर है। एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज लूप एट एनी पॉइंट विद इन इट, एट एनी पॉइंट विद इन इट इज ऑलवेज 2π। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हम लोग एंगल को देख रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हम एंगल को देख रहे हैं, हमारा इतना ल्यूमिनस, इतना हमारा विजन जो है वही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल 2π है, ये वाला एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये इसी कॉन्सेप्ट से है कि क्योंकि ये क्लोज लूप है इसलिए उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जो भी टोटल एंगल होगा वो 2π होगा। अब हम लोग 3D स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? 3D स्ट्रक्चर में। और 3D स्ट्रक्चर क्या कहते हैं ये बात समझिए जरा। 3D स्ट्रक्चर ये कहने जा रहा है, हमारा 3D स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि अगर हमको एंगल किसी 3D स्पेस में डिफाइन करना है तो 3D स्पेस में जो एंगल होता है उसका नाम होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल 3D स्पेस में आएगा। और सॉलिड, जैसे यहां पर एंगल के लिए हम लोगों ने थीटा सिंबल लिया था, सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा सिंबल है। और ओमेगा की बेसिक डेफिनेशन है सरफेस एरिया ओवर रेडियस स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा ही है, ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर जैसे हम लोगों ने एंगल डिफाइन किया कि एंगल की बेसिक डेफिनेशन आर्क अपॉन रेडियस है, वैसे ही ओमेगा की, सॉलिड एंगल की बेसिक डेफिनेशन सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर है। इसमें एक सरफेस होगा, ये 2D है, और इसके बाहर कहीं एक पॉइंट लिया जाएगा और फिर वो ये बोलेंगे कि ये जो एरिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एरिया एक वेक्टर हो सकता है और ये हमारा आर वेक्टर होगा। यहाँ पर ये आर वेक्टर है, ये ds वेक्टर है। और अब हम यहाँ पर सॉलिड एंगल डिफाइन करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये जो सरफेस यहाँ पर बनी है ये सॉलिड एंगल नहीं है, इट इज़ लाइक एन आइसक्रीम कोन। ये कोन के जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये इसका ओपन माउथ है, इसको हम लोगों ने एरिया वेक्टर लिया, और ये आर, और इसके बीच का एंगल हम लोगों ने थीटा डिफाइन किया। तो ये कह रहे हैं कि जब हम ds के लिए एंगल डिफाइन करेंगे तो d ओमेगा विल बी ds अपॉन आर स्क्वायर। प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई कि जो ds है वो वेक्टर है। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने एरिया को वेक्टर डिफाइन किया और वो आउटवर्ड्स नॉर्मल है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब d ओमेगा वेक्टर हो जाता है तो ds जब वेक्टर हो जाता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारी स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर r वेक्टर होता है, लेकिन r स्क्वायर का मतलब होता है r डॉट r, तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर, डिनोमिनेटर भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब यहाँ पर हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी द कैलकुलेशन, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ ये हो रहा है कि हमने एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ये प्रोडक्ट स्केलर आ गया। अब हम लोगों ने डी ओमेगा को स्केलर प्रूव कर दिया यहाँ से। कैसे? कि ये यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, तो ये हो गया ds, इसका मैग्नीट्यूड, r कैप का मैग्नीट्यूड, ये ds का मैग्नीट्यूड, एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू। बहुत ध्यान से देखिए, d ओमेगा की वैल्यू आ गई ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब वो वाला कंसेप्ट जैसे हम लोगों ने 2D में लिया कि कोई भी क्लोज लूप, उस लूप के अंदर किसी भी पॉइंट पर टोटल एंगल 2π बनाती है, वैसे ही जब हम लोग इस d ओमेगा का क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे, ये देखिए ध्यान से, ये क्या है? ये है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब जब ये यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा तो ये ओमेगा आ जाएगा
और यहाँ पर ये जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का, दिस विल ऑलवेज कम एज 4 पाई। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या बन रहा है, स्टेटमेंट ये बन रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ना केवल गॉस थ्योरम में बल्कि इन जनरल भी, जहाँ से आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सीख सकते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी आएगा, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं द सॉलिड एंगल, बहुत ध्यान से देखिए, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज सरफेस, सबटेंडेड बाय अ क्लोज सरफेस at any point within it, at any point within it is always 4 pi। जैसे वहां पर 2 पाई था वैसे यहां पर 4 पाई। इंटरेस्टिंग बात यहां पर फिर से वही है कि आप इस सॉलिड एंगल को देखने की कोशिश ना करिए। ऐसा नहीं कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या आपके व्यू पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि ये दिखेगा ही नहीं। इट इज़ अ मैथमेटिकल रेशियो। आपका जो बैंक बैलेंस है वो एक नंबर होता है, वैसे ही यहाँ पर ये एक रेशियो है, वो ऐसे नहीं दिखाया जा सकता। अब इसको समझिए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने ये क्लोज्ड पेरीमीटर की बात की कि एक क्लोज पेरीमीटर हमारे पास है, ये वाला एंगल, तो जब ये सर्कुलर है तब तो ये आसानी से हमको दिख रहा है कि हम इसको ये बोल देते हैं कि भाई ये वाला जो टोटल एंगल यहाँ पर है ये 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, ये 2 पाई आ गया कि ये हमारा सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये सर्कल है। अगर हम लोग ऐसे ही कोई एक स्फीयर बना देते हैं और स्फीयर में कोई आपसे ये कहता है कि ये एक स्फीयर है और स्फीयर के केस में आप सॉलिड एंगल डिफाइन करिए, तो हम बोलते हैं सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये वाला एंगल 4 पाई आ जाता है। हमने इसका यूज़ कहाँ पे किया, हमने इसका यूज़ 4 पाई का यहाँ पर किया था। आप यहाँ पर फिर से देखिए कि हम लोगों ने गॉस थ्योरम में जो ये वाला स्टेप था, जब हम लोग इससे चले थे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है ई डॉट डी एस। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ई डॉट डी एस, ये हमारा पहला स्टेप था। ई डॉट डी एस को हम लोगों ने ओपन किया, ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि हम लोगों ने तीनों ही वेरिएबल लिए थे, ई डी एस और कॉस थीटा, तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर टर्म आ गया इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा, और उस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने 4 पाई रख दी यहाँ पर। गॉस थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। से दैट एक सिचुएशन के लिए, अगर इसी सिचुएशन में हम यहाँ पर कोई एक स्फेरिकल सरफेस ले लें, तो स्फेरिकल सरफेस में हम लोग निश्चित तौर पर ये बात दिखा पाएंगे कि ये अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक स्फीयर लिया है, तो इस स्फीयर के जरिए हम क्या दिखाते हैं कि भाई अगर इस स्फीयर के सेंटर पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, और ध्यान से देखिए, अगर हम मान लीजिए अपनी गॉस थ्योरम जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है ई डॉट डी एस, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गॉस थ्योरम हम लोग इस सरफेस के लिए लेके चल रहे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर एक डी एस ले लें, 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 आप एक बात बिल्कुल सिंपली इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करने पर देख पा रहे हैं कि इस आर्बिट्ररी शेप की सरफेस में क्या हुआ कि जो डीएस एरिया एलिमेंट हम लोगों ने एज्यूम किए, जो इसमें यहाँ पर ऐसे हैं और ऊपर वाले में एरिया एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, इसमें हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से थीटा भी चेंज हो रहा है। और उस थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पर डीएस वेक्टर वही है, एरिया वेक्टर वही है। तो ऐसा क्या हुआ कि इसमें इसके लिए ये क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है स्फेरिकल सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज, बहुत ध्यान से देखिए, अराउंड अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। ये साधारण केस नहीं है, इस केस में हम लोगों ने दोनों ही रिस्ट्रिक्शन अपने हिसाब से बना लिए। एक तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट चार्ज है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि वो
पॉइंट चार्ज किसी स्फीयर के सेंटर पे, तो जो वहां पर कूलम्स लॉ में जो 4 पाई आता था, वो 4 पाई भी इसलिए आता था क्योंकि कूलम्स लॉ भी रिस्ट्रिक्टेड था पॉइंट चार्जेस के लिए। और पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो स्फेरिकल सिमेट्री की मैं बात करता था, उसका मतलब ही यही होता है कि किसी एक सिंगल पॉइंट से r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट कहाँ है, r डिस्टेंस पे, तो वो सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे, एक स्फीयर पर, वो है ये स्फीयर। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी एक्सरसाइज ये है कि हम गॉस को कूलम के पैरेलल खड़ा करेंगे। जैसे हम लोगों ने पैरेलल खड़ा करने का क्या मतलब है, पैरेलल खड़ा करने का मतलब कोई झगड़ा कराना नहीं है हमारा। पैरेलल खड़ा करने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने गॉस थ्योरम में कोई ऐसी बात कही है, ध्यान से देखिए, अगर हम लोगों ने कूलम्स लॉ में कोई ऐसी बात की और यहां पर हम लोगों ने गॉस की बात की, देखिए दोनों का कंपैरिजन क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिए। कूलम इज द थ्योरम लॉ बेस्ड ऑन फोर्स, गॉस इज द थिंग बेस्ड ऑन फ्लक्स। बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जब हम लोगों ने कूलम में यह बात कही कि हमको किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है, तो फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, हम लोगों ने एज्यूम किया टेस्ट चार्ज। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगेगा एक फोर्स और वो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, तो F अपॉन Q नॉट जो होगा वो फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। गॉस में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये टेस्ट चार्ज इमेजिनरी था, ये बात समझ लीजिए। फ्लक्स में क्या होगा, इसका मतलब कि आपको जो मैं बात बता रहा हूं वो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि एक हमारे पास चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है, उस फील्ड में एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर हमको निकालनी है फील्ड इंटेंसिटी। ये है रियलिटी। और इवेंचुअली यही रियलिटी एकदम गॉस के लिए भी होगी कि हमको एक चार्ज गिवन होगा। पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कूलम में ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो चार्ज है इट कैन बी पॉइंट चार्ज ओनली। बहुत ध्यान से देखिए, ये कूलम का रिस्ट्रिक्शन है। गॉस कह रहा है कि हम कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन दे नहीं रहे हैं आपको, हमने सिर्फ ये कहा कि देयर शुड बी अ चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस। हमारी कंडीशन केवल इतनी सिंपल, देखने में सिंपल। तो उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी आर्बिट्ररी चार्ज को ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी यहां पर अपने को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। और फिर हम लोग उससे उसकी फील्ड डिफाइन करेंगे, और उस फील्ड के लिए यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर फ्लक्स है, फ्लक्स के लिए फील्ड जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब फील्ड लाइंस हमको मिल गई, ये हमारी फील्ड लाइंस यहां पर आ गई। अब हमको और क्या चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए, दूसरी चीज हमको चाहिए सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया यहां पर इमेजिनरी है। जैसे यहां पर टेस्ट चार्ज इमेजिनरी था, बिल्कुल इमेजिनरी था, सब लोग ये बात मानते हैं, वैसे ही यहां पर ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया इमेजिनरी होने जा रहा है। और इसी सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। बहुत ध्यान से देखिए। और ये क्या होगा कि जब यहां पर हम लोगों ने सरफेस एरिया एज्यूम कर लिया, फील्ड लाइंस हमारे पास हैं, तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया फ्लक्स, और फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एट क्लोज। यहां से हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। इस फील्ड के लिए हम लोगों ने, जैसे यहां पर फील्ड थी, एक पॉइंट था, उस पॉइंट पर हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ध्यान से समझिए मैंने क्या बताया इस पूरी एक्सरसाइज में। इस पूरी एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो काम हम लोग अभी तक कूलम्स लॉ से कर रहे थे, वही काम हम लोग गॉस लॉ से करेंगे, बट
विद एन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब कि अभी तक हम लोगों ने कूलम से जो फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए निकाली थी, लेकिन अब हम लोग गॉस से जो हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं वो फील्ड इंटेंसिटी हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से भी निकालेंगे, जैसे लाइन चार्ज, शीट चार्ज, स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फीयर। तो जहां कहीं भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वहां पर हम लोग गॉस थ्योरम की मदद से फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम लोग क्या करने वाले हैं? गॉस थ्योरम से हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। देखते हैं क्या करते हैं उसमें।